हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज उसमें हम यूनिट नंबर 3 के टॉपिक व्यक्तिगत विभिन्नता के ही कुछ और प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं। इसलिए इसका जो पीछे वाला वीडियो था उसमें भी हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के विषय में ही बात की थी। आज हमारा उसका दूसरा पार्ट है दोस्तों। इसमें कुछ और नए प्रश्नों के बारे में देखेंगे हम, जो कि आपकी परीक्षा में, रीड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, रीड साइकोलॉजी का जो आपका सिलेबस है उसके सारे लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप जो है अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं, देख करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कम समय में आपको सारा सिलेबस करवा दिया गया है। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। देखें आज का हमारा पहला प्रश्न, तो वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकीय, अनुदैर्ध्य, प्रतिनिधियात्मक या फिर उपयुक्त सभी। किन विधियों का प्रयोग किया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन के लिए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, एक बालक जो अन्य विषयों में सामान्य जबकि गणित में बहुत कम उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को किस श्रेणी में रखा जाएगा। औसत, मनस्ताप, मंदबुद्धि या फिर पिछड़े बालक। देखिए हमने क्या कहा, एक बालक ऐसा है जो सामान्य है, बाकी सारे विषयों में तो सामान्य है, लेकिन गणित में वो थोड़ा कमजोर है, थोड़ा क्या बहुत कम उपलब्धि रखता है, वो काफी कमजोर है। तो ऐसे बालक को हम किस श्रेणी में रखेंगे, कौन सी श्रेणी में आएगा। औसत है, मनस्ताप है, मंदबुद्धि है या फिर पिछड़ा बालक है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, उसको हम पिछड़ा हुआ लेंगे। कोई बालक एक या दो विषयों में पिछड़ा हुआ है तो हम उसे पिछड़े बालक की श्रेणी में रखेंगे। मंदबुद्धि का तो फिर ये सामान्य होगा ही नहीं ना, मंदबुद्धि में तो सामान्य किसी प्रकार की कोई बात आती ही नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रम शिक्षा के लिए किया जाता है। कौन से बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली व निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। हमने कहा पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किसके लिए किया जाता है दोस्तों। सही आंसर हमारा नंबर 3, ऐसा जो आयोजन है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही किया जाता है। संवर्धित कार्यक्रम, व्यापक कार्यक्रमों को उनके लिए चलाया जाता है दोस्तों। निम्न में से कौन कौन से पिछड़े बालकों की समस्याएं होती हैं। संवेगात्मक, सामाजिक, कम शैक्षिक योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पिछड़े बालकों की हो सकती हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो पिछड़े बालकों की हो सकती हैं। एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता है, वह शिक्षक और सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, ऐसा बालक होता है। औसत, प्रतिभाशाली, हठी या फिर समस्यात्मक। हमने कहा एक ऐसा छात्र है जो नई नई जानकारियों के लिए स्रोत की खोज करता है, शिक्षक और सहपाठियों से वो तर्क वितर्क करता रहता है। ऐसा बालक कौन सी श्रेणी में आएगा, क्या होगा दोस्तों, चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 2, वो प्रतिभाशाली है दोस्तों, समस्यात्मक नहीं होगा। औसत तो वो है ही नहीं, हठी भी नहीं कह सकते। यहाँ थोड़ा सा डाउट अगर समस्यात्मक में हो तो इसको समझ लीजिएगा। समस्यात्मक बालक है जो, देखिए एक तो नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है सारा। ये जो बालक होता है वो नेगेटिव होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसी आदत होती है जो दूसरों के लिए समस्या बन जाती है। छठे प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इनमें से आपको बताना है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुरूप इनमें से कौन सा नहीं है। कक्षा के कमजोर बच्चों से आसान प्रश्न पूछने चाहिए। यदि सही ढंग से पढ़ाया जाए तो हर व्यक्ति गणित में निष्णात हो सकता है। गृह कार्य में कठिनाई स्तर की पुष्टि विविधता होनी चाहिए। परीक्षा प्रश्न पत्र में कुछ सरल व कुछ कठिन प्रश्न होने चाहिए। क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हमें बताना है कौन सा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। आई होप आपने सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो चेक करिएगा दोस्तों। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि सही ढंग से पढ़ाए तो हर व्यक्ति गणित में निष्णात नहीं हो सकता। ऐसा होता है क्या दोस्तों, देखा होगा आपने, बहुत कम बच्चे होते हैं जो गणित में निष्णात होते हैं, अन्यथा एवरेज बच्चे ही ज्यादा पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। इस नहीं को राउंड करिएगा। देखिए क्या कहा, कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। हमने किसमें कहा है, ध्यान दीजिएगा,
उपलब्धि में, जो भी शैक्षिक उपलब्धि है या उपलब्धि है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता, पूर्व निर्देशन में विविधता या फिर पूर्व अनुभवों में विभिन्नता। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। उपलब्धि के अंदर लिंग में विभिन्नता का ज्यादा महत्व नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निःशुल्क तो बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। निःशक्त या अशक्त जो बालक है उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। कहां पर? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, समावेशित शिक्षा के द्वारा प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो समावेशी शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा विशेष क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक हैं, अंधे बालक हैं, बहरे बालक हैं तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्राप्त की प्रदान किया जाता है दोस्तों। समावेशी शिक्षा यानी सभी का समावेश इसमें होता है, सभी प्रकार के बालकों का समावेश एक प्रकार से साथ में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता को मनोवैज्ञानिक भाषा में किसने व्यक्त किया? स्किनर ने, टायलर ने, वुडवर्थ ने या फिर क्रो एंड क्रो ने? व्यक्तिगत विभिन्नता को मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है स्किनर। स्किनर वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता को मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त किया था। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने, क्रो एंड क्रो ने, बीओ स्मिथ ने या फिर जॉन ग्रेगर मेंडल ने? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 4 ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, टर्मन ने बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने वर्ग बताए हैं? 4, 2, 6, 9। टर्मन ने बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने वर्ग बताए हैं? आपको बताना है सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, 9 प्रकार बताए हैं दोस्तों। और ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं देखिएगा। टर्मन ने बुद्धि स्तर के आधार पर 9 वर्ग बताए हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली के निकट, अति उत्तम, उत्तम, औसत, पिछड़े हुए, दुर्बल मानसिकता वाले, मंदबुद्धि और मूड कह सकते हैं अपने इसको। तो ये बताए हैं दोस्तों, इनके द्वारा 9 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। ये कथन किसका है? टायलर का है, बीएफ स्किनर का है, किलपैट्रिक का है या फिर गेट्स का है? मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू का पक्ष जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। ये कथन किसका है? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर है हमारा नंबर 2, वो है बीएफ स्किनर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, आयु एवं बुद्धि या फिर सभी? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से हैं दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक बताइएगा सही आंसर। तो वो है हमारा नंबर 4, ये जो सभी हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चिन्ह भाषा और श्रव्य दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण वाले बालक, पिछड़े बालक या फिर समस्यात्मक बालक? क्या होगा सही आंसर दोस्तों? हमने कहा चिन्ह भाषा, सांकेतिक भाषा और श्रव्य दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, मंदित श्रवण वाले बालक जो हैं उनके लिए किया जाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, इसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे या उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ में करेंगे? आपने कहा कि कोई बच्चा अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा, कोई भी समस्या है तो पहले उसकी समस्या का पता लगाएंगे, फिर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। अक्षमता किस प्रकार की है उसका पता लगाकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण है विद्यालय की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता, मानसिक गुण। क्या है दोस्तों सही आंसर? बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण क्या है? जब इतने सारे पूछ लिए जाएं आपसे तो इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, मानसिक गुणों के कारण ही ये सारी विभिन्नताएं होती हैं। सबसे प्रमुख कारण हम इसी को लेंगे।
इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना। नंबर 2 है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? हमने कहा व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 1, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करेगा और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर वो क्या करवा सकता है? उपलब्ध करवा सकता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी? कौन सी दी थी दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी? डाल्टन, बेनेटिका, प्रोजेक्ट या फिर प्ले मेथड? क्या है दोस्तों सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो है हमारा नंबर 1, डाल्टन पद्धति दी थी। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है? क्या है सही आंसर? आई होप ये सभी का सही हो ही जाएगा। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? चेक करिएगा, वो है नंबर 1, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। क्या है दोस्तों सही आंसर? व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, विकास की दर के आधार पर ये भिन्न होते हैं। समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को हम कहते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। समान आयु वर्ग के बालक हैं, अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो एक कोई शैक्षिक कमी त्रुटि उसमें पाई जाती है। ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? सही आंसर है दोस्तों पिछड़ा बालक। उसे हम क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80-90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, झगड़ालू प्रवृत्ति के हों। दोस्तों क्या है पिछड़े बालकों का बुद्धि स्तर या फिर कौन से रूप में आएंगे? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, जिनका बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो सकता है। ये सबसे सही आंसर है दोस्तों। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? पिछड़े, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि या फिर सारे? कौन से आते हैं दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, सारे ही ये विशिष्ट होते हैं। जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट है। पिछले टेस्ट में भी हमने बात की थी दोस्तों। अपराधी बालक कौन से होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों अपराधी कौन होता है? जो असामाजिक कार्य करता है, चाहे फिर वो बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। तो फिर इस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? तो सही आंसर है दोस्तों वो हमारा नंबर 1, जो असामाजिक कार्य करते हैं। समस्यात्मक बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता कहना न मानने वाला या फिर इनमें से सभी? समस्यात्मक बालक कौन सा है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, इनमें से सभी जो हैं वो समस्यात्मक बालक हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है किसको? मंदबुद्धि को, पिछड़े बालक को, 1 व 2 दोनों को या फिर प्रखर बुद्धि वाले को? हस्तशिल्प की शिक्षा जो है किसको दी जा सकती है? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, दोनों को ही दी जा सकती है। तो सबसे अच्छा आंसर यही होगा इनमें से। ब्रेल लिपि का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? शारीरिक दोषग्रस्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित या फिर इनमें से कोई नहीं? ब्रेल लिपि जो है उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, दृष्टिबाधित, जो देख नहीं सकते वो इसके द्वारा पढ़ते हैं। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षा उन्नति करना, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। क्या है सही आंसर दोस्तों? प्रतिभावान जो बालक है उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसको समृद्ध बनाया जाए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए।
दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। विशेष रूप से जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, दूसरे सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में ही होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों की कक्षा का विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों की कक्षा का विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अधिगम हेतु कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों की कक्षा का विभाजन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित थे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।